नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी एक नई सीरीज भारत का संविधान शुरू हो रही है, जिसमें भारत के संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको कराए जाएंगे। और इसमें आपका आईएएस पेपर, जीएस पेपर, आईएएस का जीएस पेपर और पीसीएस का जीएस पेपर और पीएसआईआर ऑप्शनल के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और रहे बाकी एग्जाम एसएससी वगैरह, जहाँ पर भी भारतीय संविधान पूछा जाता है। वैसे तो भारत के लगभग सभी प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक सेवा में भारत का संविधान जरूर पूछा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में रामायण महाभारत जरूरी है और मुस्लिम में जिस प्रकार से कुरान जरूरी है, वैसे ही भारत के हर नागरिक के लिए संविधान भी जरूरी है। तो भारत के संविधान को चाहे कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, हर व्यक्ति को भारत के संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना दीक्षिका जिसे कहा जाता है, इसको मैं पढ़कर एक बार आपको बता देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो ये शब्द है ना, इन शब्दों को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या आपको ना हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। नीचे ये हमारी तारीख लिखी हुई है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो ये हमारी हिंदी में डेट लिखी हुई है, अधिनियमित करते हैं, ये सब लिखा हुआ। आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैं एक एक टॉपिकों को, एक एक शब्द को आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आगे हम ये प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श और शासन प्रणाली, स्वरूप और संविधान लागू होने की डेट का उल्लेख है। जिसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या है इसमें। उद्देश्य भी है, आदर्श भी है, संविधान की डेट भी है और इसकी भूमिका भी है। तो एक एक करके इस पे हम चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं। उद्देश्य का क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देशिका से मिलती है। जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा में प्रस्तावना रखी तो उसकी उद्देशिका से ये मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातों में सत्ता का स्रोत, मतलब प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत कहाँ से मिला है, मतलब अथॉरिटी जो है उसको सोर्सेस कहाँ से मिला है। अथॉरिटी को सोर्सेस मिला है जनता से। कहते हैं ना, भारत की सभी पावर किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में। और दूसरा है हमारा सत्ता का स्वरूप, मतलब अथॉरिटी का स्वरूप क्या रहेगा। उसमें हमारा रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बारे में हम बात करेंगे। और सत्ता का उद्देश्य, मतलब जो हमारी सत्ता है, अथॉरिटी है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है न्याय दिलाना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की गरिमा, बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, अब इन
को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप हमारा पहला है, इसमें हमारा फर्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने में सर्वोच्च शक्ति रखता हो। मतलब कि एक ऐसा देश जो किसी अदर देश पे, मतलब जैसे कि भारत आजादी से पहले किस पे डिपेंड था? ब्रिटेन पे था, ठीक है। लेकिन अब क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, मतलब भारत अपने निर्णय स्वयं रख सकता है। किसी देश के साथ युद्ध करना हो, शांति समझौते करने हो, इस सब में क्या है? भारत स्वतंत्र है। अब इसमें दो मामले होते हैं, ठीक है। एक होता है आंतरिक मामले जो भारत के अंदर होते हैं, और एक बाह्य मामले होते हैं जो बाहर के होते हैं। आंतरिक मामले में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आते हैं, और बाह्य मामले में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, युद्ध एवं शांति की घोषणा और विदेश नीति। जैसे कि हमारी विदेश नीति क्या रहेगी, हमारा किससे अच्छे संबंध रखने हैं, किससे नहीं रखने हैं। जैसे चाइना से अभी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, हमारा पाकिस्तान से चल रहा है, लेकिन अमेरिका से हमारे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे यूएसए, रूस से हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में हमारे किससे अच्छे संबंध हैं? अब हमारे अमेरिका से। वैसे तो दोनों से है, बट समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी सिचुएशन बदलती रहती है। जैसे हम एक अपने आसपास के लोगों के समूह में रहते हैं, तो एक पड़ोसी से हमारी लड़ाई है तो दूसरे से हम पैचअप कर लेते हैं, फिर उससे लड़ाई हो जाती है तो तीसरे से कर लेते हैं। जिस प्रकार हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अपने आस पड़ोस के पड़ोस में रहते हैं, उसी तरह से एक देश का भी आस पड़ोस का एक पड़ोस होता है, ठीक है। आसपास के लोग होते हैं जिनसे हमारे संबंध मधुर भी होते हैं, और किसी से कभी कभी कुछ आलोचनाएं भी हो जाती हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे बने रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। समाजवाद के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें मूल तत्व, मतलब समाजवाद का मूल तत्व क्या है? बेसिकली समाजवाद है क्या? समाजवाद उन गरीब लोगों के लिए है जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? समाजवाद का मूल्य क्या है? मतलब समाजवाद किस पे आधारित है? संपत्ति का समाजीकरण, ठीक है, समानता है, और वंचित मजदूर वर्गों का कल्याण, शोषण विहीनता। मतलब कि गरीब और मजदूर लोगों का कल्याण हो और शोषण विहीनता रहे, मतलब किसी का शोषण ना हो। और व्यवहार में समाजवाद क्या है? ये तो चलो समाजवाद का हमारा एक अलग पार्ट है, मतलब एक्चुअल में समाजवाद। व्यवहार में समाजवाद क्या है? व्यवहार में मार्क्सवाद और साम्यवाद। एक तो ये है जो आदर्शों के सिद्धांत पर चलता है, जिसमें हमारा क्या है? वर्ग संघर्ष। अब मार्क्सवाद क्या कहता है? वर्ग संघर्ष, मतलब जब वर्ग होंगे तो उसमें संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो क्रांति होगी, क्रांति होगा तो क्या होगा? हिंसा होगी। हिंसा होगी या नहीं होगी? हिंसा होगी। तो मार्क्सवाद इस बात को मानता है। अब लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या चुनाव होता है, संसद का कानून होता है, और एक योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट होता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद ही भारत ने एक्सेप्ट किया है। भारत क्या मानता है? लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। एक योजनाबद्ध विकास हो, मतलब किसी को संघर्ष करके, क्रांति लाके, हिंसा लाकर हम गरीबों का विकास नहीं कर सकते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से, मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग करके धीरे धीरे उन लोगों के विकास के लिए कार्य करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में समाजवाद की बात कर रहे हैं हम कि भारत में समाजवाद है क्या, मतलब भारत के संदर्भ में समाजवाद क्या है। भारत में समाजवाद का अर्थ मार्क्सवाद नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद क्या बात करता है कि वर्ग संघर्ष हो, क्रांति हो, ये सब बातें करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट होते हुए भी विशिष्ट रूप रखता है, जैसे किसी विचारधारा में नहीं बांधा जा सकता। मतलब कि भारत का समाजवाद ऐसा है जो किसी विचारधारा से नहीं बंधा हुआ है।
अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है जिसे DS नकारा केस के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें अहम कही समाजवाद के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत का समाजवाद कैसा है, आय की असमानता को कम करना, मतलब कि 1% लोगों के पास जो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है और भारत के 70% लोग इतने गरीब हैं, तो उन उन दोनों लोगों के बीच में अंतर जो आया हुआ है उस अंतर को कम करना, मतलब कि अमीरों के पास ना तो इतना ज्यादा पैसा रहे और गरीब भी इतने गरीब ना हो कि उनकी दिनचर्या भी ना चल सके। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आय की असमानता को कम करना है। जब आय की असमानता कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समाजवाद का हमारा कॉन्सेप्ट संपन्न होगा। और दूसरा हमारा कहता है जीवन स्तर की असमानता को कम करना। अब जीवन में बहुत सारी असमानता है, उसको कम करना। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, मतलब जो मजदूर वंचित लोग हैं उनका कल्याण करना। ठीक है, ये हमारे 3 बातें हमारी है। जैसे कभी हमारा मेंस में आ जाता है कि भारत का समाजवाद क्या है, तो उसमें आप ये 3 लाइनें डाल सकते हो और अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से लिख सकते हो। मेरी अगली क्लास में आपको GS में जितने भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आंसर राइटिंग भी करना सिखाऊंगा, और इसी को लेकर मैं प्री के कुछ फैक्ट को लेकर आऊंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे हम बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष, कईयों में लिखा हुआ है धर्म निरपेक्ष, कई बड़ी बड़ी बुकों में भी धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है, लेकिन असल में धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। तो इसको आप ठीक कर लेना कि पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई राज्य धर्म ना हो। जैसे भारत का कोई धर्म है, कोई धर्म नहीं, लेकिन पाकिस्तान का मुस्लिम है, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। भारत में किसी ऐसा तो है नहीं कि भाई आधार कार्ड केवल हिंदुओं का बनेगा, मुस्लिम का नहीं बनेगा, या हिंदू मुस्लिम का बनेगा, सिख ईसाई का नहीं बनेगा, या किसी और धर्म का नहीं बनेगा। तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मतलब जितने भी धार्मिक अनुयायी है, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण हो गए, मुस्लिमों में काजी साहब हो गए, ठीक है, और हमारे चर्च वगैरह में फादर्स हो गए, तो बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो ये हमारा पंथ निरपेक्ष है। आगे हम बढ़ते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है। ये सभी को पता है कि जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये तो अब वो बच्चों वाली बात है कि ये हमारी मतलब समझ में आ गया है कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आप PSIR के स्टूडेंट है या आप एक IAS जैसी बड़ी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं या SSC जैसे एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो आपको असल में पता होना चाहिए कि लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र के बारे में मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा। व्यवहार में लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, संसदीय ब्रिटेन और इंडिया में लोकतंत्र जो संसद के द्वारा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है। तो क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है और न्यायपालिका बिल्कुल अलग होती है। जैसे भारत की न्यायपालिका क्या है, विधायिका और कार्यपालिका से अलग है, स्वतंत्र है। नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है, इसमें कार्यपालिका अलग अलग होती है। संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होता है। संसदीय जो लोकतंत्र होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, मतलब सब इसके उत्तरदायित्व होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक, USA जो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया हुआ है, USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब अलग अलग होता है, मतलब सबके अलग अलग कार्य होते हैं, सब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। नाम मात्र
कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं होता, मतलब दोनों पैरेलल चलती है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये समूह सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व इसका नहीं होता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और इसमें भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट लग रहा है। गणराज्य, ये मैं प्रस्तावना के वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब गणराज्य आता है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या चुना जाता हो। मतलब कि गणराज्य वो है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो। जैसे राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है और शासन का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है हमारे देश में। लेकिन याद रखना है, यूके का हमने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन यूके गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर राजतंत्र है। राजतंत्र और गणराज्य में यही फर्क होता है। देखिए राजतंत्र में क्या होता है, पीढ़ी दर एक ही परिवार का, फैमिली वहां का अध्यक्ष होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सत्ता का उद्देश्य, अब हमारे एक तो हो गया, अब सेकंड आता है हमारा सत्ता का उद्देश्य। मतलब अथॉरिटी जो है जो सत्ता है उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उद्देश्य के बारे में कि सत्ता का उद्देश्य हमारा क्या है। सत्ता का उद्देश्य है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। स्वतंत्रता में है विचार का मतलब क्या होता है, चिंतन करना। अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, प्रकट करना। और विश्वास क्या है, विचार को स्वीकार करना। धर्म को स्वीकार करना। उपासना, धर्म की आचरण पद्धति का व्यवहार। समानता, मतलब कि धर्म की जो आचरण पद्धति है वो सबकी अलग अलग है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से उपासना कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं समानता की। समानता इक्वालिटी को लेकर है, जिसमें प्रतिष्ठा की समानता, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत प्रतिष्ठा समान होगी और धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ या हीन नहीं समझाया जाएगा। मतलब भारत में समानता क्या है, किसी को धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति, मतलब कोई गरीब है, अमीर है, उसके आधार में किसी को सर्वश्रेष्ठ और किसी को हीन नहीं समझा जाएगा। सब भारत के जो भी नागरिक है भारत के लिए सब समान है, इक्वल है। अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब कि जो भी व्यक्ति अपने आप का डेवलपमेंट करना चाहता है उनको सभी को समान अवसर मिलेंगे। ये आरक्षण से भी संबंधित है, तो ये मैं आगे धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्रदान करना। मतलब कि हर व्यक्ति को ऐसा जीवन मिले जो उसकी मानवीय गरिमा के पूर्ण हो। मतलब इस तरह नहीं बेचारा रोड पे सो रहा है जिसको खाने तक के लिए नहीं है, हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति ना हो, सबको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का राइट के बारे में बात कर रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। बंधुता है हमारे बीच में भाईचारा की भावना बनी रहे। एकता और अखंडता याद रखिएगा। इसमें कुछ ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे से। अभी केवल इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एकता और अखंडता। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच में एक होने की भावना विकसित करना। वो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई।
तो वही चीज है कि हमारे बीच में एकता बनी रहे। और अखंडता का अर्थ है भौगोलिक विचार है, ये मतलब ज्योग्राफिकल थॉट है, जिसका अर्थ है भारत क्षेत्र का कोई भी भूभाग भारत से अलग ना हो, मतलब भारत में सब मिलकर रहे। तो ये हमारा एकता और अखंडता के बारे में कहा गया। आगे हम चलते हैं। अधिकृत, अधिकृत होता है स्वीकार करना, अधिनियमित होता है किसी चीज को लागू करना, आत्मपरित होता है स्वयं को सौंपना, सरेंडर कर देना। तो ये हमारा संविधान था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे तो वहाँ आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। अगली क्लास में आपको जीएस, पॉलिटिकल साइंस, PSIR जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी आंसर राइटिंग से संबंधित आपको एक क्लास और मैं लूँगा इस टॉपिक को लेकर, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और आपको प्री को लेकर भी कुछ फैक्ट की वीडियो आपको बनाऊंगा, ताकि वो चीज़ें आपको याद हो सके। मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम लोक सेवा परीक्षा से आप जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।